नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के नेता और वर्तमानी सीएम भी मौजूद रहे। इस बैठक को एक एक कर सभी नेताओं ने संबोधित किया। तो सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस दूसरे सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्षों ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा। वहीं अलग अलग नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमेशा देते हैं क्वेश्चन ऑफ होप है और सब चीज़ों के लिए, तरक्की करने के लिए कि उनका कहना है कि भाई यू हैव टू मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम लोग सबको उन्होंने प्रोत्साहित किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। Being done and it is this strength that is carrying everybody together. What about the assembly polls? जो राज्य हैं उसमें असेंबली पोल्स को लेकर क्या एक बातचीत हुई है? कुछ we just listen to what they had to say. और आज मोदी जी ने विश्व में हिंदुस्तान को जैसे अपना शक्तिशाली पहचान बनाने में उन्होंने नेतृत्व दिए, सफल नेतृत्व दिए। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में ही अगले दिनों में हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना है। यही सबका लक्ष्य है, यही सबका मकसद है। सर, 5 राज्यों के चुनावों को लेकर भी क्या कुछ चर्चाएं हुई? सर चुनाव को लेकर क्या बातचीत हुई सर? 500 राज्यों में हम जीतेंगे, बस इतना ही बात है। वो मूल मंत्र तो मेहनत का ही मूल मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करें और जिस काम के लिए चुने गए हैं उसी काम में अपने आप को व्यस्त रखें। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से भी न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, आज बैठक हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई बैठक में? नहीं, बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी आया था और आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होती है उस बैठक में उद्घाटन भाषण भी होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था। समापन सत्र में समापन भाषण माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है। सर, सीएम योगी अकेले इकलौते मुख्यमंत्री थे जो यहाँ पे मौजूद थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी अहम अब की बार माना जा रहा है। नहीं, चुनाव तो हर चुनाव हमारे लिए अहम होता है और अहम होता है इसलिए कार्यकर्ता उसी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। 2017 का चुनाव जिस तरह से हमने नारा दिया था 265 प्लस का, लेकिन कार्यकर्ता कहते थे अब की बार 300 पार और 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुत की सरकार बनाई थी। आखिरी सवाल सर, फिर हमारा वही नारा है अब की बार 300 पार। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कुछ मूल मंत्र दिया आप लोगों को? माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही एनर्जेटिक भाषण दिया है, उनका आशीर्वाद मिला है और ज़मीन से जुड़ी हुई बातें व्यवहारिक होती हैं उनके अनुसार बात करते हैं और जिस तरह से उन्हें उनका आशीर्वाद हमको मिला है, हम कह सकते हैं कि नई ऊर्जा, नई चेतना हमको मिली है और उसी के साथ हम काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो भी मूल मंत्र दिया है, नई ऊर्जा और नई चेतना के साथ हम लोग एक बार फिर से काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं कार्यकारिणी की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से भी न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, क्या कुछ
भैया गाड़ी आपकी लगी हुई है बस कहाँ पे? सामने खड़े हैं। सर अंदर बैठक हुई, सर अंदर बैठक हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई? देखिए वो तो बताया जाएगा, लेकिन आज का जो सबसे प्रमुख बात है प्रधानमंत्री जी का शुरू से अंत तक बैठना और सबको सुनना और बाद में सबकी पीठ थपथपाना बहुत बड़ी बात। सर चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई, सर चुनावों को लेकर भी भैया से पूछो ना, जा रहे चुनाव को लेकर चर्चा हुई सर? चुनाव पर भी चर्चा हुई है। तो बिल्कुल, तो साफ तौर पे मनोज तिवारी का कहना है कि चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई है उसको लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं अम्बेडकर नगर में जनादेश रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं को सदस्यता ग्रहण कराया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर बसपा और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सरकार में मंत्री रहे लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समेत कई नेताओं को विधिवत सदस्यता ग्रहण कराया। दोनों ही बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बसपा से निष्कासित होने के बाद पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने जिले में जनादेश रैली के माध्यम से समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कही थी। दोनों नेताओं के आमंत्रण पर अखिलेश यादव ने जिला मुख्यालय पर जनादेश रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं समेत कई नेता सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी समेत बसपा पर भी निशाना साधा और साथ ही 2022 में बदलाव की बात करते हुए जीत का दावा भी किया। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग आ रहे हैं और उसका परिणाम यह है कि आज आपके साथ राम अचल राजभर जी आ गए हैं। उसका परिणाम यह है कि लालजी वर्मा जी जो बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया बहुजन समाज पार्टी में जुटे रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी आज आपके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुट गए हैं। जनता बदलाव चाहती है और अभी जब मऊ में कार्यक्रम हुआ था, लाल और पीले एक साथ हो गए। लाल पीलों को एक साथ देकर के दिल्ली लखनऊ में लाल पीले हो रहे थे लोग। इसलिए भविष्य का चुनाव है आपका भी। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इन्होंने। आज उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है। जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने डबल इंजन की सरकार वालों ने सरकार नहीं चलाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई, नौकरी छीने, रोजगार छीन लिए। वहीं सपा में शामिल बसपा नेताओं को लेकर मायावती ने ट्वीट कर दूसरे पार्टियों से अपील की है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि सपा को यह मालूम होना चाहिए कि ऐसे स्वार्थी और दलबदलू किस्म के लोगों को लेने से इनकी खुद की अपनी पार्टी में टिकटार्थी लोग अब बहुत गुस्से में हैं, जो अधिकांश बीएसपी के संपर्क में हैं। वैसे भी वे चुनाव में अंदर अंदर इस पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बता दें कि बसपा के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम अचल राजभर दोनों दिग्गज नेताओं में रहे। बसपा सुप्रीमो ने जिला पंचायत चुनाव में खिलाफत करने के आरोप में दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब सपा में शामिल हुए ये दोनों नेता अपनी सियासी ताकत बनाने में जुट गए हैं। हालांकि दोनों नेताओं के सपा में शामिल होने के बाद जिले की सियासत में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता अलग अलग सीट से चुनाव लड़ने के लिए बड़े दावेदार हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले स्थापित सीट का गणित कहीं न कहीं गड़बड़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फर्रुखाबाद जिला जेल में कैदियों ने जेल में पथराव कर कई जगह आग लगा दी है। इस दौरान डिप्टी जेलर समेत 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 3 कैदियों को भी चोटें आई है। शासन ने जिला प्रशासन से हंगामे की रिपोर्ट तलब की है।
ये आगजनी पथराव की तस्वीरें फर्रुखाबाद के जिला जेल की हैं, जहां कैदियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैदियों ने जिला अधीक्षक पर गोली मारने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया गया है। एक लड़का हमारी मार डालो तो किन्ने मार डालो मुझे। हाँ वो लोहिया जाए कटोरी को। अच्छा, गोली तुम्हारे कैसे लगी? जेलन हमारी, हम गेट बंद कर रहे थे सोए। बैरक को गेट? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। है शिवम। रहने वाले कहाँ गए? जैनापुर का। थाना कौन सा पड़ता है? राजेपुर। तो कितने दिन से जेल में हो? 5 साल से। अच्छा, तो आज भाई शुरुआत क्या भाई? मालूम ना हमें यार, हमें पता गोली मारते। वहीं पथराव के दौरान 30 सिपाही घायल हो गए। फिलहाल जिला जेल के हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। जेल की कई बैरकों में बवाल हुआ। पुलिस अधीक्षक ने जेल में फायरिंग करने से इनकार किया है। वहीं कैदियों के हंगामे से सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। कल शाम को करीब 7 बजे 7:30 बजे वो डेंगू के कारण एक्सपायर कर गए हैं। उसके संबंध में उन्हीं के बैरक में रहने वाले जो संजीव यादव हैं, जो कि यहाँ पर एक 376 पॉक्सो एक्ट के मामले में अंडर ट्रायल हैं, उनको, जो कि उनके गांव के ही भाई लगते हैं, उनको सूचित किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो बात सामने आई थी कि करीब 7:45 बजे जब जेल स्टाफ के द्वारा बैरक्स के अंदर चाय बांटी जा रही थी, सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था, उस समय जो सेलेस उनका जो कि डिप्टी जेलर थे, उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से 9 नंबर बैरक में हमला किया गया। हमला करने के बाद ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके में इन्होंने लगातार हर बैरक में इन्हें पत्थरबाजी करना। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल का मामला। कैदी संदीप की मौत के बाद आक्रोशित हुए कैदी। डेंगू संक्रमित था कैदी संदीप। कैदी संदीप की तबीयत बिगड़ने पर सैफई रेफर किया गया था। इलाज के दौरान कैदी संदीप की हुई मौत। रविवार सुबह जानकारी के बाद कैदियों ने किया हंगामा। बंदी रक्षकों पर किया पथराव। डिप्टी जेलर और जेलर के साथ की मारपीट। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल हंगामे पर तंज कसा है। जब मैं आपके बीच में आया हूं, पता लगाया कि फतेहगढ़ जेल में कैदियों को नहीं पता था किसको ठोकना है, तो जेलर को ठोक दिया उन्होंने। ये कानून व्यवस्था है। फिलहाल डीजी जेल ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फर्रुखाबाद से अमित औदिच्य और राजीव शुक्ल की रिपोर्ट। वह सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रतापगढ़ में शराब का काला कारोबार नहीं रुक रहा है। पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त की है। वहीं 38 ड्रम स्प्रिट भी बरामद किया गया है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नया मकान और चल रहा था अवैध शराब का काला कारोबार। प्रतापगढ़ के सरायजानी में पुलिस ने छापा मारकर लाखों रुपए की अवैध शराब और 1-2 नहीं 38 ड्रम स्प्रिट जब्त किए। ये स्प्रिट और अवैध शराब अमापुर बिर्रा गांव के शराब कारोबारी राजापाल की बताई जा रही है, जिसने अपने नए बने मकान के तहखाने में चोरी से रखा था। पुलिस जब जेसीबी की मदद से मकान के छज्जे तुड़वाकर अंदर पहुंची तो सन्न रह गई। तहखाने के भीतर रखी गई थी लाखों रुपए की अवैध शराब और स्प्रिट। हालांकि इस दौरान आरोपी शराब व्यवसायी फरार होने में सफल रहा, लेकिन अब तक पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और इसमें जो अभियुक्त हैं उनको चिन्हित भी किया गया है और पहले से ही जो बरामदगी हुई थी उसी में हम उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसके क्रम में ये आज बरामदगी हुई है। इसमें सभी के ऊपर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति अर्जित की गई है वो भी उसकी भी कुर्की की जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक
धीरज ओझा का कहना है कि इलाके में हो रहे शराब के काले कारोबार को लेकर वो कई बार पत्र लिख चुके हैं और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार से कराएंगे और सबके ऊपर कार्रवाई हो। और एक कब से चल रहा है, कौन कौन इसमें मिले हैं, संरक्षण है इसका, सबको जो है ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस अधीक्षक हमारे इसमें बड़े अच्छे हैं, कप्तान हमारे और ईमानदार हैं और निश्चित इसमें सही खुलासा कर रहे हैं और सही लोग इसमें जेल जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इलाके के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के करीबी के यहाँ कई ड्रम स्प्रिट और अवैध शराब बरामद हुआ था, जिसके बाद एक बार फिर से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और स्प्रिट जब्त की है। बहरहाल जरूरत है अवैध शराब के कारोबारियों पर कड़ा शिकंजा कसने की, जिससे ऐसी गतिविधियों पर लगाम लग सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए प्रतापगढ़ से मनु सिंह की रिपोर्ट। वहीं कानपुर में जीका वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक जीका वायरस से संक्रमित 79 मरीजों की पुष्टि हो गई है। प्रशासन जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठा रहा है। अभी कोरोना और डेंगू की कहर से कानपुर करा ही रहा था कि वहीं नया जीका जंजाल बन गया है जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला केस जहां 23 अक्टूबर को डिटेक्ट हुआ था, वहीं अब यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जीका जंजाल बना जीका वायरस। कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू। रविवार को 13 केस आए सामने, 2 बच्चे भी हुए संक्रमित। 108 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 13 लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 79 केस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 24 महिलाएं भी जीका वायरस का शिकार हो चुकी हैं। वहीं जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जीका वायरस से निपटने के लिए तमाम एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। जीका वायरस पर अलर्ट मोड पर प्रशासन। नगर निगम में जीका वायरस को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना काल में भी बनाया गया था कंट्रोल रूम। सीसीटीवी से होगी निगरानी। नगर निगम से ऑपरेट होगा सीसीटीवी। नोडल अफसर और उसकी टीम करेगी निगरानी। हर रोज शाम को नगर निगम में सीएमओ करेंगे बैठक। वहीं चकेरी के 12 मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। डीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मौके पर निरीक्षण कर रही है। आइए जानते हैं क्या है जीका वायरस, इसका संक्रमण कैसे फैलता है। ये मच्छरों से होने वाली बीमारी है। एडीज मच्छरों के काटने से होता है। त्वचा पर लाल चकत्ता हो जाता है। मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होता है। कमजोरी महसूस होती है। जीका वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। जीका वायरस के प्रकोप से जल्द मुक्ति पाना प्रशासन के लिए चुनौती है। लगातार बढ़ते आंकड़ों से लोग काफी परेशान हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।